भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महो, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित, अच्छे खासे, अच्छे पढ़े लिखे बाबा साहेब जो थे अपने समय के अच्छे पढ़े लिखों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता, यानी आप जिसे लेक्चरर बोलते हैं, व्याख्याता बनकर उभरे। यानी बाबा साहब जो हैं, आप कह सकते हैं अपने समय के जो है सबसे पढ़े लिखों में से एक व्यक्ति थे। और उन्होंने फिर उसके बाद अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक ज्ञान उन्होंने लिया और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे अपने प्रयासों से स्थापनाएं की। और उसके बाद वो एक मीमांसक के रूप में हमारे सामने है, विधिवेत्ता के रूप में है, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, धर्म दर्शन के व्याख्याता हैं और ये सब बनकर वो अपनी एक ही पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि इतने सारे उनके रूप देखने को मिलेंगे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, अपने देश में उन्होंने कुछ वक्त के लिए वकालत भी की है और समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय, बहुत ही एक्टिव होकर भूमिका अपनी निभाई है। और उन्होंने अछूतों यानी छूत छात का जो भेदभाव था हमारे भारत में, उसके लिए स्त्रियों के साथ जो उनके समाज में जो स्थिति थी, जो उनके साथ व्यवहार होता था, उसके लिए मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, अथक संघर्ष किया। यानी भीमराव जी जो हैं वो उन्होंने समाज को देखा है अच्छे से और उसके बाद उन्होंने देखा कि इस भारतीय समाज में अछूतों के साथ, स्त्रियों के साथ, मजदूरों के साथ जो है किस तरीके का व्यवहार होता है। तो उन्हें मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता, यानी कि अपने चिंतन से उन्होंने और अपने गुणों से मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्तित्व रहे। वो प्रेरक यानी जो मोटिवेट करते हों, बुद्ध के रूप में भी रहे, कबीर के रूप में रहे और ज्योतिबा फुले के रूप में रहे। आप बुद्ध को भी जानते हैं, कबीर को भी जानते हैं और ज्योतिबा फुले के, आप ये 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन ये तीनों ही व्यक्तित्व के एक ही व्यक्ति में गुण अगर देखना है तो वो आप भीमराव अंबेडकर जी को देख सकते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ यानी एकाग्र होकर जो अपने आप को समर्पित कर दे, ऐसी भूमिका उन्होंने निभाई है। और उसी के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख जो रचनाएं और भाषण हैं वो द कास्ट इन इंडिया, Their Mechanism, Genesis and Development, The Untouchables, Who Are They, Who Are Shuddhas, Buddhism and Communism, Buddha and His Dhamma, Thoughts on Linguistic Status, The Rise and Fall of the Hindu Women, Annihilation of Caste आदि, ये उनकी रचनाएं हैं बाबा साहेब की, जिसके अंतर्गत आप जो स्त्री है उसकी भूमिका पहले क्या थी, अब उन्होंने उनके लिए क्या क्या कोशिश की है, अब क्या है, और भाषाई समस्या से संबंधित बुद्ध के लिए भी उन्होंने लिखा है। और जो है उनके शूद्र जो है उनके लिए जो उनकी स्थिति है वो समाज में, अनटचेबल्स जो है, जो छुआछूत जैसी समस्याओं के लिए भी लिखा है। और इस तरीके से उन्होंने वो हर एक बड़ा मुद्दा उठाया है जिसके लिए कोई सोचने के लिए भी राजी नहीं होता है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी जो उनका संपूर्ण रचना है वो इस नाम से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ये 21 खंडों में 21
जो आप बोल सकते हैं खंडों में जो है आपको यहाँ पर आपको इनकी ये रचना जो है ओवरऑल जो रचना है वो प्रकाशित होकर मिलती है। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है वो बाबा साहेब के विख्यात यानी बहुत ही जो फेमस भाषण है उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण यानी कि ये इसका अनुवाद रूप है जो यहाँ पर हम पाठ में पढ़ेंगे। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये भाषण जो है वो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी जो क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो है वो स्थगित हो गया था और ये पढ़ा नहीं जा सका। और इस कारण से जो है एक मत न होने की वजह से सम्मेलन नहीं हो पाया और ये भाषण जो उनका इस जाति भेदभाव के लिए तैयार किया गया था वो कभी पढ़ा ही नहीं गया। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, यानी फिर बाबा साहब ने अपने इस जो विचार है जो सम्मेलन में प्रस्तुत करने वाले थे इसको एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसको सामने लाया लोगों के सामने। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी जो अंबेडकर जी हैं उनका मानना है कि जो भारतीय समाज है जो उसमें श्रम विभाजन है यानी लोगों का जो काम है जिस पर वो मेहनत करते हैं और अपनी जीविका अर्जन करने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा से कहीं ना कहीं बिल्कुल ही आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। यानी कि जाति का श्रम से लेना देना बहुत है और श्रम का जाति से एक दूसरे से जुड़ाव बहुत ही गहरा है, पर मानवीयता और नैसर्गिक जो न्याय है, सामाजिक जो सद्भाव है उसकी दृष्टि से उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक, विषमता यानी अन्याय भरा जो सामाजिक आधार है, रूढ़िवादी है, रूढ़ पूर्वाग्रह जो है यानी कि वो विचार जो रूढ़ हैं यानी कि जो दकियानूसी हैं आप कह सकते हैं वो जो लोगों के लिए न्याय नहीं प्रस्तुत कर सकता और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी, अस्वास्थ्यकर यानी कि जो लोगों के लिए बिल्कुल स्वास्थ्य संबंधी नहीं है यानी उनके साथ बिल्कुल न्याय ना करता हो ऐसे विचार हैं वो, पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेदता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए ये आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी यहाँ पर बताया गया कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसके जो भावी नागरिक है, भावी का मतलब होता है भविष्य में जो नागरिक हैं भारत के, उनके लिए ये लेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो समझ पाएंगे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से उन लोगों के साथ अन्याय है जो उन पर थोपा जाता है। तो पाठ को शुरू करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर अंबेडकर साहब ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का होता है मतलब मेहनत, विभाजन मतलब भाग करना, बांटना, और जाति का मतलब जाति है, प्रथा मतलब रिवाज। जाति प्रथा तो सब जानते हैं जहाँ पर जाति के अनुसार लोगों को विभाजित किया जाता है। श्रम विभाजन क्या है? जो काम आप करते हैं, जिस पर आप मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े इस पाठ में हमें पता लगेगा। भारत में जो जाति प्रथा है उस जाति प्रथा में जाति जो है कई प्रकार की आप जानते हैं जिनमें विभाजन है। अब उस जाति के हिसाब से ये काम उसको करना है, ये काम इसको करना है, ये काम इसको, ये काम इसको और ये काम इसको, और इस तरीके से जो सबसे निचले स्तर पे आता है उसको सबसे निचला स्तर का काम दिया जाता है, उससे ऊपर वाले को थोड़ा उससे ऊपर, उससे ऊपर वाले को थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा ओहदा, उससे ऊपर वाले को ज़्यादा अच्छा ओहदा। और बल्कि इस निचले ओहदे पे काम करने वाले व्यक्ति के पास चाहे ज़्यादा इसके कंपैरिजन में चाहे ज़्यादा अच्छे गुण हो, इसके पास ज़्यादा अच्छा मेहनत करने की ताकत हो, दिमाग चलाता हो और क्रिएटिविटी हो, लेकिन अगर इसको उसकी जाति के अनुसार ये छोटा काम
पकड़ा दिया गया है, तो ये भारतीय समाज उससे उम्मीद करता है कि वो यही काम करता रहे, जो कि उसके साथ भेदभाव है। श्रम तो उसी हिसाब से किया जाता है जिस हिसाब से व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके, अपने शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर सके। बजाय कि इस पर फोकस करने के, लोग इस पे फोकस करते हैं कि लोगों की जाति क्या है और उस जाति के हिसाब से लोगों को काम दिया जाए। तो यही बात जो है इस पाठ में यहाँ पर हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो समझाना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं पाठ को। ये विडंबना है, यानी ये बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि इस युग में भी आज के युग में भी जो है जातिवाद के जो पोषक है, यानी जातिवाद को बढ़ाने वाले और जातिवाद को मानने वाले, यानी जाति भेदभाव को मानने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। ये बड़ी ही विडंबना की बात है, बड़ी अजीब सी बात है, गलत बात है। इसके पोषक जो हैं वो कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी जातिवाद को मानने वाले जो हैं वो उसको उसके पोषक हैं, यानी उसको बढ़ाने वाले। अब इसका ये समर्थन जो है बहुत सारे बेसिस पर वो करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो आधुनिक समाज है वो कहता है आपके पास कितनी कार्य कुशलता है, आप कितने स्किल्ड हैं, आपका दिमाग कितना चलता है, आप कितने पढ़े लिखे, उस हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, श्रम विभाजन आपके लिए किया जाएगा। और क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जो जाति प्रथा है हमारी वो श्रम विभाजन का दूसरा नाम ही समझ लीजिए आप। अगर आप कह रहे हैं आप जाति प्रथा की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसका जो दूसरा नाम है वो है श्रम विभाजन। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति प्रथा मानने वाले हैं वो श्रम विभाजन का जिस तरीके से विभाजन करते हैं वो उसमें कोई बुराई नहीं मानते। उनको लगता है जैसी जाति है उस हिसाब से उसका काम होना चाहिए। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, यानी पहली बात तो ये गलत है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी श्रम का विभाजन तो किया ही है, श्रमिक का भी विभाजन करता है वो, यानी काम करने वाले का। मेहनत काम जो है, काम उस पर श्रम मेहनत अलग है और मेहनत करने वाला अलग है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो श्रम विभाजन है यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से जैसा वो काम कर सकता है, जीविका प्राप्त कर सकता है, जिस काम के भी माध्यम से वो काम करके अपने जीवन को चलाए, ये श्रम जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। और निश्चय ही सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हर व्यक्ति काम करे, अपना काम करे, पैसे कमाए और अपने घर परिवार चलाए, देश को भी चलाए। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी कि जो सभ्य समाज होता है वो श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है, जो श्रम विभाजन है, उसको श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक यानी गलत तरीके से विभाजन नहीं करती है। भारत की जो जाति प्रथा की एक और विशेषता है वो ये है कि वो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कहने का मतलब है कि पहले तो जाति के अनुसार काम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको सबसे ऊंचा और सबसे नीचा भी करार दिया जाता है। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे कि अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, साथ में विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा, यानी कि वो इन कंपैरिजन ऑफ कि ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे नीचा है, ये भी बतलाया जाता है। यानी लोगों को ऊंच नीच में शामिल कर दिया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ भारत में होता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब जो अंबेडकर साहब हैं वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है उसको यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी काम तो आदमी तभी अच्छा कर सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। आज के समय में व्यक्ति क्या फोकस करता है कि बच्चे की रुचि किस में, उसको उसी में शिक्षा दिलाई जाए और उसी में उसको उसका करियर बनाने दिया जाए। पहले क्या होता था, जाति के आधार पर लोगों को उसका काम दे दिया जाता था और काम देने के बाद उसको ऊंच नीच करार दिया जाता था। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या तो वो कि चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, वो काम करने में वो अपने आप को कंफर्टेबल पा रहा हो या ना हो, उसका इंटरेस्ट हो उसमें या ना हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसमें मनुष्य की रुचि पर वो आधारित ही नहीं होता था। कुशल व्यक्ति हो या फिर सक्षम,
कुशल और सक्षम का मतलब क्या है? कुशल यानी जिसमें वो ट्रेंड व्यक्ति जो है किसी एक वर्ग में, किसी एक क्षेत्र में जो है अच्छा काम करने की क्षमता रखता हो। सक्षम जो है वो क्षमता रखता हो। श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर सकें जिससे वे अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत यानी कि काम करने की क्षमता के आधार पर उसका विकास किया जाए और फिर उसके बाद उसको अपने पेशा या कार्य का चुनाव करने की आज़ादी हो। सबसे बड़ी बात तो पहले ये होनी चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत चला जाता है और जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी माता पिता का समाज में क्या स्तर है उसके अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही, यानी पेट में, माँ के पेट में बच्चा जब होता है तभी उसके सामाजिक स्तर पर, उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यह तय कर दिया जाता है कि ये बच्चा आगे चलकर इस पेशे को निर्धारित करेगा। इसके लिए ये पेशा निर्धारित किया जाता है। माँ बाप का समाज में क्या पेशा है, क्या स्तर है, क्या सामाजिक स्तर है उसका, उसके आधार पर पेट में पलने वाले बच्चे का भी पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब आप कहिए कि एक व्यक्ति जो है बहुत पैसे वाला है और पैसे वाला है, इसकी वजह से उसको आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, चाहे उसमें क्षमता हो चाहे ना हो, चाहे वो उस लेवल तक पढ़ समझ पाए या ना पढ़ पाए, चाहे आप उसके लिए लाख ट्रेनिंग करवा दें फिर भी वो उसको नहीं समझ पा रहा है। लेकिन एक बच्चा है जिसके पास आर्थिक समस्याएं हैं लेकिन दिमाग बहुत तेज है, वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को तो यूं कैप्चर कर सकता है उसकी पढ़ाइयों को कि चुटकियों का काम है उसके पास, लेकिन उसको उसकी गरीबी के अनुसार उसको कुछ छोटा काम दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके का भेदभाव है, जो जाति भेदभाव जो है लोगों को पैदा होने से पहले से ही उसका जो पेशा है वो निर्धारित कर देता था। ये बात यहाँ पर हमें अंबेडकर साहब जी समझाना चाहते हैं। जाति प्रथा जो है वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण यानी पहले से ही निर्धारित और जो कि दोषपूर्ण होता है, जाति प्रथा के कारण होता है। ये पेशे को दोषपूर्ण जो तरीका है, जाति जो है वो आदमी को पहले से ही उसके लिए निर्धारित कर दिया जाता था, पूर्व निर्धारित कर दिया जाता था, जो दोषपूर्ण है कहीं ना कहीं कि इसका पेशा ये होगा क्योंकि इसकी जाति ये है। तो बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती थी, यानी कि वो निर्धारित ही नहीं करती थी बल्कि जीवन भर के लिए उसको बांध देती थी। वो चाहते हुए भी अपने जीवन को आगे ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाता था। क्यों? क्योंकि जाति के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। भले ही पेशा जो है अनुपयुक्त हो, उसके लिए अपर्याप्त होने के कारण में भूखों भी मर जाए, यानी उसके अंदर क्षमता है कि वो अच्छा कमाकर अपने घर परिवार को आगे तक ले जाए और अच्छे से अच्छे हर एक शौक को उसकी पूरा कर सके, लेकिन उसकी जाति ऐसी नहीं है कि वो एक अच्छा और एक बड़ा काम करके अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से पूर्व निर्धारण करने के बाद और उस पेशे से बांध देने की वजह से कई बार इस जाति के अनुसार काम का निर्धारण कर देने की वजह से पेशा अनुपयुक्त हो जाता था और अपर्याप्त होने के कारण वे लोग भूखे भी मरने को हो जाते थे। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात यानी कि सडन परिवर्तन जो हो जाते हैं, बदलाव जो हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। आज के टाइम में आप आधुनिक काल में देखेंगे कि जो तकनीकी परेशानियां उसकी वजह से कंपनीज में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम छोड़ना पड़ता है, तो पेशा बदलना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार जो है पेशा बदलकर अपना काम जो है बढ़ा ही लेता है। लेकिन जाति के अनुसार काम बांधना और उसको सारी जिंदगी उसी में बांधने की वजह से लोगों का परिवार भी खत्म हो जाता था, भूखों मरने को हो जाता था। ये ज़्यादा समस्या वाली बात हुआ करती थी। और यदि प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता था। यानी बहुत खराब स्थिति हो गई है, लेकिन उसकी जाति के अनुसार वो उस काम से आगे कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसके बाद तो आदमी को भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता था। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी ऐसा रिवाज बना दिया गया था
कि अगर व्यक्ति का पैतृक पेशा वो नहीं है जो वो करना चाहता है, तो वो पेशा जो है वो नहीं अपना सकता था, भले ही वो उसमें पारंगत हो, भले ही वो स्किल्ड हो उसमें, या फिर उसके वो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को कर सकता हो, लेकिन फिर भी वो पैतृक पेशा न होने की वजह से उस काम को नहीं कर सकता था। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की जो अनुमति है वो ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी जाति प्रथा के कारण जो काम निर्धारण कर दिया जाता है, वो उसके कारण लोगों को उसमें बांध देना जो है वो बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बना और प्रत्यक्ष कारण आज भी बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी, यानी लोग जो काम करते हैं वो उनकी जाति के अनुसार उनको उसमें बांधा गया है, जो कि जाति प्रथा का एक गंभीर दोष है, ये उसका सबसे बड़ा दोष है। जाति प्रथा तो खुद ही दोष युक्त है, लेकिन उसकी वजह से जो लोगों को श्रम विभाजन किया जाता है वो भी उसका सबसे बड़ा दोष है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा यानी उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जो जाति प्रथा है उसके अनुसार जो श्रम विभाजन किया जाता है वो व्यक्ति की खुद की इच्छा से नहीं होता है, मनुष्य की व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो उसकी जो भावना है, जो उसकी इमोशन है, वो व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न यानी लोगों का शोषण इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी अरुचि के साथ, अरुचि यानी जिसमें रुचि ना हो, जिसमें आपकी इच्छा ना हो, उस निर्धारित कार्य से आपको बांध दिया जाए, विवशतापूर्वक बांध दिया जाए। यानी आपके साथ ये फिक्स कर दिया जाए कि आप ही ये काम करेंगे, आपको इसके अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। तो इसके साथ फिर जो है क्या होता है, रुचि नहीं है तो आदमी उतनी तन्मयता से काम नहीं कर पाएगा, और उसी काम से बांध दिया गया है तो वो काम उसमें आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो विवश हो जाएंगे आप उसी काम को करने के लिए, पेट पालने के लिए, और फिर जब आप उस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आप भूखों मरने को हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो है, पहले तो जाति प्रथा है, फिर उसके बाद श्रम विभाजन है, फिर श्रम विभाजन की वजह से व्यक्ति उसमें बंध जाता है और बंधने की वजह से जो है वो भूखों मरने लगता है। तो ये सारी समस्याएं जाति प्रथा से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, यानी दुर्भावना, अब व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा, दबाव बना हुआ है, प्रेशराइज्ड काम कर रहा है। अब उसमें जब आप अपनी इच्छा से काम नहीं करेंगे तो आपका जो मन है उस काम में बिल्कुल नहीं लगता, तो आप दुर्भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, आपको बहुत ही गंदा फील होता है। तो उस काम को आप क्या करेंगे, टालू काम करेंगे। जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनका नहीं मन लग रहा है। हाँ, भले बच्चा जो है दूसरे किसी और कामों में बहुत स्किल, उसके पास बहुत सारी अच्छी स्किल है, उसको जांचना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं पनप पा रही है, आप उससे ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो टालू काम करेगा, उसमें वो पढ़ाई को काम चलाऊ करेगा जिसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन कर दिया जाता है, लोग उस काम से जुड़ जाते हैं, जबरदस्ती जुड़ना पड़ता है पेट पालने के लिए, तो वो फिर टालू काम करने लग जाते हैं, फिर कम काम करने के लिए प्रेरित करती है वो लोगों को। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी जब आदमी का दिल दिमाग उस काम में नहीं लग रहा है तो आदमी उस काम को बेहतरीन तरीके से ना सीख पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। अतः ये निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो डेवलप करे, ऐसी रुचि को पनपने ही नहीं देता। उसकी आत्मशक्ति की सेल्फ मोटिवेशन जो है उसको खत्म कर देता है, दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। यानी एक व्यक्ति अगर बहुत स्किल है और काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, इस तरीके से काम में बांध दिया जाए तो वो उसकी स्किल भी खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति को निष्क्रिय भी कर देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो समस्या है इसके रचनात्मक पहलू को लिया जाता है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ,
अब लेखक जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इसका रचनात्मक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये सारी बातें पढ़कर, सुनकर, समझकर ऐसा लगता है कि मैं जाति प्रथा के खिलाफ हूँ, उनकी आलोचना कर रहा हूँ, तो मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहोगे आप कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। लेखक कहते हैं कि अगर मेरी ये बात को जानकर आपको ऐसा लगता है कि जाति प्रथा बहुत बेकार चीज़ है, अगर वो बेकार है तो फिर हमें आगे और क्या करना चाहिए, या फिर आदर्श समाज क्या होता है, या अच्छा समाज क्या हो सकता है, तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, समता यानी समानता, इक्वालिटी पे, भ्रातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी आपस में लोग प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो इस चीज़ में लोगों को क्या समस्या हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता यानी इतनी मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, वांछित यानी इच्छित यानी जो समाज को आगे बढ़ा सके, लोगों को आगे बढ़ा सकते, ऐसा परिवर्तन जो है समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें जो मोटिवेशन है लोगों में इतनी होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ते ही रहे, और वो समाज में ऐसा परिवर्तन लाए कि समाज जो है एक छोर से दूसरे छोर तक यानी कि वो निरंतर आगे बढ़ता जाए, और ये सोच जो है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ती जाए, और वो इस तरीके की मोटिवेटेड और भाईचारे वाला भाव जो है लोगों में संचारित होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, इस तरीके से चारों तरफ से समाज का भला हो सके, ऐसी जो सोच है वो सबका, उसमें सबका साथ होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के, अबाध यानी बिना बाधा के, बिना बाधा के जो संपर्क के अनेक साधन हैं वह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी का मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जिस तरीके से दूध में पानी मिल जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, कुछ ना दूध अलग दिखता है ना पानी, दोनों एक में मिल जाते हैं। तो लेखक जो है वो यही चाहते हैं कि समाज में, भारत में, देश में जो है वो इसी तरीके का लोकतंत्र हो जाए, इस तरीके के मिश्रण का, जिस तरीके से दूध और पानी का मिश्रण होता है उस तरीके का भाईचारा जो है वही वास्तविक रूप होना चाहिए देश का और समाज का, और इसी का दूसरा नाम जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का असली मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, एक दूसरे की मदद करे, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाए। अगर आप में अच्छी सोच है तो आप दूसरे को बताइए और उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को समाज में फैला देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक यानी पूरे समाज को साथ में लेकर जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम भी है। अंबेडकर जी का मानना है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो केवल शासन करने का एक तरीका मात्र नहीं है, वो लोगों को जोड़कर रखने में और उनके जीवनचर्या में एक रीति, एक रिवाज, एक समाज के सम्मिलित अनुभव यानी हर व्यक्ति का जो बेहतरीन और आगे बढ़ाने वाली जो सोच है उसका आदान प्रदान का नाम है, जिसमें लोग अपने बढ़ती हुई सोच को एक दूसरे को शेयर करें और हर व्यक्ति को एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें एक दूसरे की, और ताकि हर एक व्यक्ति जो है समान रूप से समाज में आगे बढ़े, कोई किसी को ऊंचा और नीचा ना बताए, हर व्यक्ति जो है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करे और हर व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ सके। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की श्रद्धा और सम्मान करे यानी इज्जत करे। ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और एक आदर्श समाज बनाए रखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो